फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम या फिर वो तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस चैनल से जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो सभी PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनता है उसका फुल डिस्कशन कराएंगे, या वे कौन से प्रश्न है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ चुका है उससे रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अगर देखिए 2 मिनट से ज्यादा अगर आपको वीडियो ये अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो इस चैनल का ये पहला रूल बताता है कि अगर 2 मिनट वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपकी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर से लाने के लिए एक मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करेंगे। बताया जाता है कि सफलता 4 चीजों से मिलती है, यानी सफलता 4 चीजों से मिलती है। वो 4 मूल मंत्र क्या हैं, जरा गौर फरमाइएगा। पहला बोलता है कि जिंदगी का लक्ष्य तय करें। एकदम 100% ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब तक जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा तब तक किसी भी चीज को पाना असंभव है सर। दूसरी चीज है अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। जब आप अच्छा एक लक्ष्य देखें हैं तो उसके लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो आप लेंगे ही लेंगे। तो दूसरा बात बोलता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। तीसरी बात है कड़ी मेहनत करना। जब तक आप हार्डवर्क नहीं कीजिएगा, कड़ी मेहनत नहीं कीजिएगा, दिन रात एक नहीं कीजिएगा, तब तक सफलता पाना असंभव है इस दुनिया में और इस टाइम पे। चौथा है धैर्य बनाए रखना। आपकी इस कंपटीशन की दुनिया में ये 100% नियम फॉलो होता है कि अगर आपके पास धैर्य नाम का चीज नहीं है तब तक तो आप समझिए कि शायद ही आप इस कंपटीशन की दुनिया में रह पाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसी के चक्कर में असफल हो चुके रहते हैं और कहीं ना कहीं वो गली के नुक्कड़ पे चाय पीते हुए सलाह आपको देते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी ज्यादा मोटिवेशनल कोट के हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि एज ये ग्लूकोज की तरह रहता है, थोड़ा सा बूस्टअप करेगा फिर डाउन अप करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू करा देते हैं। सबसे पहला सवाल आपको देखने को मिलेगा कि CAG किस अनुच्छेद में उल्लेख है, यानी CAG का किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि CAG का मतलब क्या है। तो CAG का मतलब होता है कंपोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कंपोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में अगर सर इसकी बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो आपको बता दें कि CAG का फुल फॉर्म होता है कंपोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसकी सर जो नियुक्ति है, यानी इसे अपॉइंट करने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति। इसका नियुक्ति का काम करता है राष्ट्रपति, यानी इसको हटाएगा भी राष्ट्रपति, इसको नियुक्त भी करेगा कौन, राष्ट्रपति। इसको आप यहां से नोट पॉइंट कीजिएगा, नोट डाउन। इसको हम इरेज करेंगे, इसमें कुछ और भी बातों को बताना रहेगा। आई होप कि आप लिख लिए होंगे। चलिए अब देखिए, CAG का मतलब है कंपोट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसे हटाने का भी काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 149 में है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 149 में देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि जो भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षक है, इसका कर्तव्यों का एवं शक्तियों का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 149 में ही देखने को आपको मिलेगा। इसकी सेकंड सवालों की अगर हम बात कर देंगे तो आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में CAG क्या है, यानी प्रेजेंट में CAG कौन है। तो वर्तमान में CAG जो है वो उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उनका क्या नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू नाम है, गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम है।
ठीक है। तो सीएजी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सवाल बन जाएगा कि सीएजी का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसे हटा भी सकता है राष्ट्रपति। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 149 में है और इसका कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में देखने को मिलता है। और वर्तमान में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आप एक चीज का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि पहले भारत के सीएजी कौन व्यक्ति थे, उनका नाम क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर सवाल देखें तो हमारा सेकंड नंबर सवाल कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। तो आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 के होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। और इसके करने का काम कौन करते हैं? तो नवाब सलीम उल्ला खान ये नियंत्रण, इन्हीं के नियंत्रण में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 को होता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है और करने का काम करते हैं नवाब सलीम उल्ला खान, ठीक है। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खां। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खान हुआ करते थे, ठीक है। तो यहां से इतना सवालों को आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 19 दिसंबर 1906 को होता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर किया जाता है और करने का काम करते हैं नवाब सलीम उल्ला खान और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे आगा खान। इस बात को आप याद कर लीजिएगा, इसे नोट पॉइंट में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे की सवालों को हम लोग देख लेते हैं। आगे की सवाल की बात करें तो आगे का हमारा सवाल बोलता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। सर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपेक का मतलब क्या है। तो ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ओपेक का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी एक वैसा संस्था जो पेट्रोलियम को क्या, एक वैसे देशों की संस्था जो पेट्रोलियम को क्या करने का काम करता है? एक्सपोर्ट करने का काम करता है, यानी पेट्रोलियम का निर्यात करने का काम करता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है सर, ये इसकी स्थापना सितंबर 1960 के अंदर किया जाता है इराक की राजधानी बगदाद में। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक का, ठीक है। तो ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में किया जाता है इराक की राजधानी बगदाद में, ठीक है। यहां से और क्या सवाल बनेगा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इससे रिलेटेड और भी हम कुछ सवालों का यहाँ पे सूची देने वाले हैं, आई होप आप कर लिए होंगे। देखिए अब आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि ओपेक में कौन कौन देश शामिल हैं। तो ओपेक में तो बहुत सारे देश शामिल हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट देश का नाम बोलेंगे जो एसएससी एमटीएस पूछा है। पहला हो जाएगा कतर देश है, इंडोनेशिया है, लीबिया है, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है और कांगो है। ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन ये एसएससी का फेवरेट सवाल है कि ओपेक का जो निम्नलिखित में कौन सा देश ओपेक में शामिल है। तो कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, अमीरात, कांगो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
आगे की सवाल देखिए तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये विचित्र सवाल है, एसएससी का फेवरेट सवाल कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो मात्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। वो पहला है बुध और दूसरा है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, पहला बुध दूसरा शुक्र। ठीक है, अब देखिए उपग्रह किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड की तरह है। जैसे ग्रहों के चारों ओर कैसे जो है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, उसी के तरह ये घूमता है। ठीक है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, और मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल के कितने ग्रह, दो, कितने उपग्रह, दो। बुध के कितने उपग्रह, तब बुध के वही है। पृथ्वी के कितने उपग्रह, तब पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। मंगल का दो उपग्रह है जिसमें पहला का नाम है फिवोस और दूसरा का नाम है डिवोस। पहला का फिवोस और दूसरा का डिमोस। ठीक है, बाकी बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का है 95 उपग्रह। पहले आप यहां से नोट कॉपी में इतना नोट कीजिए, बाकी हम इससे रिलेटेड सवाल को हम यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। देखिएगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, वो भी कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, मंगल का दो है। मंगल का दो कौन है, एक फोबोस और एक डिवोस है। ठीक है, बाकी बृहस्पति जो है, बृहस्पति का टोटल 95 उपग्रह है। शनि का सबसे ज्यादा है, शनि का कुल कितना है, 146 उपग्रह है। अरुण का 28 है और वरुण का 16 है। तो आपसे पूछेगा कि किस ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, तो वो है शनि। शनि जिसका बिगड़ा समझो कि उसका काल कल्याण हुआ, तो शनि ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है। बाकी सबसे कम किसका है, पृथ्वी का है। बाकी किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो है बुध और शुक्र। इसीलिए अब देखिए शुक्र का जो आकार है ना, वो पृथ्वी का आकार के ही है बराबर। इसीलिए शुक्र का ये, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा भाई शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह की भी श्रेणी में रखा जाता है। या फिर आपसे पूछ देगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, तो वो शुक्र ही कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा सवाल कहता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम है कांगो नदी। उस नदी का क्या नाम है, कांगो नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बाकी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन नदी, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन नदी है, माही नदी। तो इस सवाल को यहां तक ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के हम प्रश्न को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो ये कैसा लगता है आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अन्यथा आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा, जिससे हमें ये पता चले कि आपको किस तरह की सवालों की आवश्यकता है या हम किस तरह से आपकी हम मदद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चाहते हैं कि क्या करना है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों एवं बहनों को जय हिंद।